गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ एंड दिस इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं और इसमें कैसे कैसे जो है हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो बन रहे थे उसके बनने के लिए कौन कौन से लेवल्स फॉलो कर रहे थे, कौन कौन से लेवल्स पढ़ रहे थे। लेकिन अभी जो हम लेवल्स पढ़ेंगे वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर कोई ऐसी लेवल वाली कोई बात है नहीं, जस्ट सिंपल सी बात है। ठीक है, लेवल वहाँ बनते हैं जहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात है। यूनिसेलुलर में इतनी कॉम्प्लेक्स बात है नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, समझना भी आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंगल सेल होंगे, मतलब एक सेल के बने हुए होंगे बस। अच्छा, अब वो एक सेल के बने हुए तो हैं, लेकिन याद रखिएगा उस एक सेल वाले जानदार में वो तमाम के तमाम काम हो सकते हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं। मतलब कि ये भी वो सारे काम कर सकता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स जानदार कर रहा है। अच्छा, अब कैसे वो कर सकता है, कौन कौन से काम कर सकता है फॉर एग्जाम्पल, तो ये कुछ मिसालें भी देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फूड को डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, ये रेस्पायर भी कर सकते हैं, ये एक्सक्रीट भी कर सकते हैं, ये मूव भी कर सकते हैं। मतलब कि ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक तो क्लियर होगी बात, लेकिन एक और बात यहाँ पर यह है कि इनकी अगर हम मिसालें देखें तो क्या हो सकते हैं। मतलब मल्टी सेलुलर तो हमें पता है, इंसान भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, प्लांट भी होते हैं, सारे मल्टी सेलुलर है। लेकिन अगर मैं यूनिसेलुलर के बारे में बताऊँ कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, अगर आपने नाम बता रहे हो तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपने ये नाम आपने बता दिया, लाइक बैक्टीरिया, एमेबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिया। तो ये सारे जो हैं हमारे पास ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये कॉमन एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर, कॉमन एग्जाम्पल कहीं भी बता सकते हो। तो यहाँ तक तो ये यूनिसेलुलर की बात क्लियर हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर, अगर हमने ये तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में देख लिया हो, तो अगर मैं इनमें से कोई एक को सेलेक्ट करूँ, मैंने यहाँ पर एमेबा को सेलेक्ट किया हो, ठीक है। तो एमेबा जो है एक मिसाल ऐसे भी पढ़ लेते हैं जो कि हमारे लिए यूनिसेलुलर भी है और थोड़ा हमारे नॉलेज में इजाफा भी होता है। सो हमारे पास अभी ये जो टॉपिक आ रहा है एमेबा का, तो एमेबा के बारे में देखते हैं कि ये भी हमारे पास एक ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम देखते हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक मेड ऑफ शैलो पॉन्ड या पूल्स में पाया जाता है या फिर एक खड़े पानी में पाया जाता है। मतलब जिसे हम कहें कि वो खराब पानी है, हम कहें तो उस पानी में अगर वो एमेबा पाया जाए और अच्छा एमेबा वहाँ पर हमें मिलेगा तो सही, लेकिन कितना बड़ा हो सकता है देखने में। तो रिमेंबर दैट कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमेशा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इतने छोटे हैं कि हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसे भी देखते हैं बस, ठीक है, अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते। तो ये भी है कि माइक्रोस्कोपिक है एमेबा और इतने छोटे हैं कि हम तकरीबन इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं कि 0.25 मिलीमीटर, मतलब ये इसकी साइज है, ये इतना बड़ा हो सकता है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आगे देखूँ तो याद रखिएगा एमेबा जैसे कि हम एक जानदार है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और एमेबा यूनिसेलुलर है। हम दोनों में एक फ़र्क तो ये है कि ये यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। और दूसरी बात ये है कि ये जो एमेबा है, इस एमेबा की कोई भी डेफिनेट शेप होती ही नहीं, कोई रेगुलर शेप होती ही नहीं। मतलब कि ये हमारे पास इर्रेगुलर शेप दिखा रहा हो, इसकी शेप इर्रेगुलर होती है, कोई खास शेप नहीं होती, मतलब चेंज होती रहती है।
और वो कैसे चेंज होगी तो यहाँ पर हम देख लेंगे बाद में कि कैसे कैसे वो अपने शेप जो है चेंज कर रहा होता है। अच्छा, दूसरी बात कि इसके पास जो भी है वो इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक सेल है और एक सेल की भी प्रोटेक्शन लाजमी है यहाँ पर। उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद है जो कि यहाँ पर ये बाहर वाली मौजूद है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन होगी तो पूरे साइटोप्लाज्म को वो बचा कर रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी बात यह है कि उस सेल में जो भी चीज़ बाहर से अंदर आनी है तो सेल मेम्ब्रेन उन्हें परमिट करेगा, उन्हें अलाउ करेगा कि कौन सी चीज़ अंदर आनी है, कौन सी नहीं आनी। यहाँ तक तो ये क्लियर होगी बात। आगे देखते हैं, याद रखिएगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन के बाद अंदर ये जो पूरी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी हुई है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस पूरी स्ट्रक्चर को मैं नाम देता हूँ कि ये हमारे पास साइटोप्लाज्म। ओके, अच्छा, अब साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यहाँ एक साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो वाला हिस्सा जो कि अंदर की तरफ और दूसरा वो वाला जो कि बाहर की तरफ है ना। तो यहाँ पर जो अंदर की तरफ हिस्सा होगा उसे मैं नाम दूंगा एंडोप्लाज्म और जो बाहर की तरफ हिस्सा है उसका नाम होगा एक्टोप्लाज्म। तो एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म ये दोनों जो हैं ये साइटोप्लाज्म के हिस्से हैं। ओके, अच्छा, अभी इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर इस एमोबा में क्या क्या हमें चीज़ें मिल सकती हैं। तो याद रखिएगा, इसमें न्यूक्लियस भी आपको मिल सकता है, फूड वैक्यूल भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, उनके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी होगा और वो सारी चीज़ें होंगी जो कि नॉर्मल सेल को चाहिए, जैसे कि लाइसोसोम भी है और ये तमाम चीज़ें जो है सेल को चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर भी इसे चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी मौजूद है। अच्छा, सो द लास्ट पॉइंट इज दैट कि हमारे पास जो भी एमोबा है उस एमोबा के पास मूव करने के लिए फीड भी होते हैं, है ना। अगर फीड होंगे तो ही ये मूव कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा हम उन्हें फॉल्स फीड करेंगे, मतलब कि झूठे पैर। अब झूठे पैर इनके पास है, झूठे पाँव के थ्रू ये चल सकता है। अब जैसे मतलब झूठा वर्ड थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब क्या हो सकता है झूठे पाँव की, मतलब क्या है झूठा। तो याद रखिएगा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बस ये है कि ये भी वर्ड इसी के लिए यूज हुआ है, इस फॉल्स फीड के लिए यूज हुआ है, इसी को। सिंपल चीज़ ये है कि जब भी एमोबा मूव करता है तो इसकी मूवमेंट के दौरान इसकी जो शेप है वो चेंज होती रहती है। अगर इसने इस तरफ मूव करना है, फॉर एग्जांपल एमोबा ने इस तरफ मूव करना है तो यहाँ से इसका कभी फुट बाहर आ जाएगा। अच्छा, इस एमोबा ने इस तरफ मूव करना है तो यहाँ से कोई फुट इसका बाहर आ जाएगा। अगर इसने इस तरफ मूव करना है तो यहाँ से इसका फुट बाहर आ जाएगा। मतलब कि इसकी कोई भी रेगुलर शेप है नहीं, इसकी इरेगुलर शेप है, मतलब शेप चेंज होती रहती है। जिस तरफ मूव करना है उसकी शेप चेंज होती रहती है, मूव करता रहेगा, शेप चेंज होती रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इरेगुलर शेप और सीरोपोडिया। अच्छा, तो इसीलिए हम इसे इस मूवमेंट की वजह से, इस इरेगुलर शेप होने की वजह से इसे हम सीरोपोडिया भी कहते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर मैंने कुछ यहाँ पर बनाई हुई है, यहाँ पर नाम देख लीजिएगा कि यहाँ पर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, लाइसोसोम भी होते हैं, इसकी सेल मेम्ब्रेन भी है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म और ये वाला न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है और ये जो पूरी प्रोजेक्शन बाहर निकली उसे हम सीरोपोडिया कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर एक मैंने लिखा हुआ फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इन दोनों में थोड़ा सा आपको फर्क है। फ़र्क कुछ भी नहीं, बस इतना सा है कि फूड वैक्यूल जो है हमारे पास ऐसा वैक्यूल है जो कि फूड के लिए काम आता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक ऐसा वैक्यूल है जो कि वाटर के लिए काम आता है ईजिली। ओके, सो इसके अलावा और कोई मुश्किल चीज़ है? अगर फिर भी कोई मुश्किल चीज़ लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।